वेलकम फ्रेंड्स, अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो विज्ञान के हैं उसका हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये इस वीडियो सीरीज़ का तीसरा नंबर का पार्ट है। आप अन्य पार्ट को भी ज़रूर देखिए और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आता है उसको भी ज़रूर ऑन कर लीजिए, लाइक एंड शेयर तो ज़रूर कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये पहला प्रश्न। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का फैक्ट्री ठीक है किसे कहते हैं। तो प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं। पहला ऑप्शन है लाइसोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है गोल्जी का है। तो दोस्तों, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, राइबोसोम। तो दोस्तों, राइबोसोम क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन कारखाना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम में निर्मित होता है और प्रोटीन एमिनो एसिड अर्थात कि इसके छोटे जो इकाई हैं उनसे मिलकर के बना होता है। अब आप जो मांस व अंडे का सफ़ेद खाते हैं, यह जो है एमिनो एसिड से टूट जाता है और ये जो है डीएनए में मौजूद कोड के साथ उसके अनुमान के अनुसार राइबोसोम में पुनर्व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है, तो ये उसका पार्ट है दोस्तों, तो आप देख ही सकते हो यहाँ पास। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है। तो भारत की अधिकतम फूलों की जो किस्में हैं वो कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी उत्तरांचल में, ऑप्शन डी है सिक्किम में। तो इसका राइट आंसर है क्या है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरांचल में पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वैली ऑफ फ्लावर। कहाँ है, उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में है दोस्तों, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं कि दोस्तों फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो कहाँ है, उत्तरांचल में है। ठीक है, जिसे दोस्तों अंग्रेजी में वैली ऑफ फ्लावर्स भी कहा जाता है। यह भारतवर्ष के उत्तराखंड राज्य में उसका जो क्षेत्र है दोस्तों, गढ़वाल क्षेत्र, वहाँ पास ये पाया जाता है, उसी क्षेत्र को कहा जाता है। यह फूलों की घाटी विश्व संगठन जिसके यूनेस्को द्वारा जो है 1982 में घोषित किया गया है विश्व धरोहर के रूप में। ठीक है, और इसको दोस्तों जो है एरिया वो नंदा देवी अभ्यारण्य और जो है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की एक भाग के ही रूप में आता है। कौन सा वाला भाग दोस्तों, जो फूलों की घाटी कहा जा रहा है वही भाग, जो हिमालय क्षेत्र के पिंडर घाटी अथवा पिंडर वैली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है, आपका वैली ऑफ फ्लावर के नाम से जाना जाता है। कहाँ है, उत्तरांचल में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है शरीर के ताप का नियमन अर्थात नियंत्रण मस्तिष्क के कौन से अंग द्वारा किया जाता है। तो शरीर में जो ताप का नियंत्रण है वो किस अंग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए प्रमस्तिष्क, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेरिब्रम या ऑप्शन डी सेरिबेलम। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आपको चित्र में देख के ही समझ आ गया होगा, अगर इस चीज़ को क्या कहते हैं आपको पता होगा तो आप इसका राइट आंसर आप ज़रूर बता लोगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस जो है दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। जो शरीर में जो ताप का नियंत्रण करता है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है दोस्तों, ये होता है यहाँ पास, आप देख सकते हो इमेज में आपको देखने को मिल रहा होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इसमें दोस्तों हाइपोथैलेमस जो होता है, डिस्फंक्शन जो समस्याएं हैं उससे ब्रेन के हाइपोथैलेमस भाग की कार्यक्षमता को गड़बड़ी जो है पूरी तरीके से गड़बड़ा देती है। यह जो भाग है दोस्तों, प्यूटरी जो ग्लैंड है अर्थात पीयूष ग्रंथि है, इसको भी नियंत्रित करता है। जो सभी ग्रंथियां हैं दोस्तों, ये उनके प्रमुख भाग होते हैं। यह शरीर के तापमान, उसके अलावा नींद है, मूड है, वजन, प्यास, भूख, प्रजनन, बॉडी क्लॉक आदि पर भी कंट्रोल करता है। कौन करता है दोस्तों, हाइपोथैलेमस। इसके बारे में हम लोग और देखेंगे दोस्तों, और भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ इससे संबंधित। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जो है असत्य फल है। असत्य फल दोस्तों फाल्स फ्रूट। तो फाल्स फ्रूट कौन सा है, ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी काजू, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, या ऑप्शन डी संतरा। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन सी ए व बी दोनों क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात सेब और काजू को क्या कहा जाता है, असत्य फल या फाल्स फल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है चलिए जान लेते हैं। कि दोस्तों ये एक गलत फल अर्थात छद्म कार्प अंडाशय के अलावा पुष्प भागों से प्राप्त होता है, इसलिए क्या कहा जाता है, इसे गलत फल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे काजू में आपने देखा ही होगा कि काजू पहले क्या होता है, एक फूल फल आता है, ठीक है, छोटा सा फल, उसमें क्या होता है, बड़ा सा फल पीछे में उग जाता है। ठीक है, तो आपने देखा ही होगा। उसके अलावा दोस्तों सेब में थैलेमस और नाशपाती है, लौकी की और ककड़ी है, ठीक है, डिंडलिया,
तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब जो आता है गलत फल की श्रेणियों में आता है। अब ऐसा क्यों आता है, क्योंकि दोस्तों ये पूरी तरीके से फूल से तैयार नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये दोस्तों इसके पुष्पक्रम के विकास का एक अलग तरीका होता है, जिस वजह से क्या होता है, इस जो फल होता है उसे असत्य फल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण बातचीत के दौरान तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? तो दोस्तों हमारी जो हम लोग सामान्य तौर पर बात करते हैं वो कितनी होती है, 70, 15 से 20, 30 से 40 या 180। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 30 से 40। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो नॉर्मल तौर पर जो बात करते हैं दोस्तों, वो हमारा जो डेसिबल होता है वो क्या होता है, 30 से 40 होता है, ठीक है। और 180 जो आता है दोस्तों वो क्या होता है, बहुत ही शोर ध्वनि में आता है, ध्वनि प्रदूषण में आता है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन बी वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, ऑप्शन सी है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, या ऑप्शन डी है वर्षा जल की श्यानता के कारण, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, पृष्ठ तनाव के कारण। तो पृष्ठ तनाव मेन रीज़न है कि कोई भी चीज़ को गोलाकार में देने के लिए। तो वर्षा की जो बूंदें होती है उसको गोलाकार में लाने का मेन रीज़न क्या है दोस्तों, पृष्ठ तनाव है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों पृष्ठ तनाव के बारे में जान लेते हैं। पृष्ठ तनाव क्या है, किसी भी द्रव की सतह पर पृष्ठ पर एक क्या है, विशिष्ट गुण होता है, अर्थात एक तनाव भी होता है। दूसरे शब्दों में अगर बोलें तो पृष्ठ तनाव के कारण ही द्रवों का पृष्ठ एक प्रकार की प्रत्यास्था बोले तो खिंचाव, ठीक है। तो जैसे लचीलापन आता है, वही प्रत्यास्थता का गुण प्रदर्शित करता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पारे की बूंद गोलाकार धारण कर लेती है। दोस्तों पारा ही नहीं, हर जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं, और अगर स्वतंत्र रूप से रहा जाए तो वो गोलाकार ही रहेगा, ठीक है, ना कि अन्य रूप में, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी ओस्टवाल्ड टेम्पो, ऑप्शन सी है कोलस विलियनस, और ऑप्शन डी है थ्रियोफेस्टर। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, थ्रियोफेस्टर। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थ्रियोफेस्टर को किसका जनक कहा जाता है दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु को क्या कहा जाता है, आपको पता ही होगा, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो थ्रियोफेस्टर इसका क्या हो जाएगा, और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं तब विषुवत वर्ष के 2 काल होते हैं, तो वो काल कौन कौन सा है, हमको ये बताना है। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए दोस्तों। जब दिन और रात बराबर होते हैं तो वह विषुवत के 2 काल होते हैं, कौन कौन सा समय है? ऑप्शन ए 21 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन बी है 22 मार्च और 23 सितंबर, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर और 13 अप्रैल, ऑप्शन डी है 22 जुलाई और 22 सितंबर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर जो हमको पहला ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों जो 21 जो सितंबर सॉरी यहाँ पास जो है दोस्तों 21 दिसंबर, और क्या है यहाँ पास का 21 आपका 23 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप मेरी जैसे क्या होता है बीच बार में ऐसा हो क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो ही जाता है, ठीक है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, हमारा दिन और रात क्या होते हैं, पूरी तरीके से 12 जो है बराबर होता है, ठीक है। तो ये सितंबर वाला हिस्सा हो जाएगा दोस्तों, और क्या हो जाएगा इसका एक हो जाएगा मार्च वाला, ठीक है, ये 21 मार्च वाला। तो इस समय क्या होता है, दिन जो है पूरी तरीके से बराबर होता है और रात भी बराबर होता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा है और वह पूरी तरीके से तैर रहा है। तो दोस्तों पूरी बर्फ़ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर में क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या है, अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों जब भी बर्फ़ में जो है पानी से भरा हुआ बीकर जो रहता है वो भरता है, तो उसमें क्या होता है, जब बर्फ़ पिघल जाता है तो उसमें लेवल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो पानी के गिलास में तैर रहा बर्फ़ का टुकड़ा जब पूरी तरीके से पिघल जाता है तब पानी जो है स्तर अपरिवर्तित रहता है। बर्फ़ के पिघलने पर जल स्तर समान रहता है। एक तैरने वाली वस्तु अपने स्वयं के वजन के बराबर पानी की मात्रा को विस्थापित कर देती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं वो अपरिवर्तित रहेगा। अगला देख लेते हैं, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको पता ही होगा, इसका आंसर ही बता देता हूँ, होमोसेपियंस, ठीक है। ऑप्शन सी आपको, क्योंकि इसका आंसर आपको पता था इसलिए मैं इसको ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं बता पाऊंगा डीपली, ठीक है। देखो अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है, आपातकालीन ग्रंथि या इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहा जाता है? तो इमरजेंसी ग्लैंड किसे कहा जाता है? अग्नाशय, थाइमस, एड्रिनल,
थायराइड। ठीक है, तो एड्रिनल ग्रंथि हमारा राइट आंसर क्या है, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। एड्रिनल ग्रंथि को क्या कहा जाता है, आपातकालीन जो है ग्रंथि कहा जाता है। अब देख सकते हो कि हमारा जो एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पाया जाता है, किडनी की जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर देख रहे हो, यही क्या है, एड्रिनल ग्रंथि है। ठीक है, तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति बहुत खुश या डरा हुआ होता है तो ऐसे हार्मोन्स उत्पन्न अधिक मात्रा में स्रावित होता है। ये क्योंकि ये क्या होता है, अचानक होता है ना, खुश हो जाना, अचानक डर जाना फट से, है ना, तो क्या होता है, ये अचानक ही एक्टिव हो जाता है। इन ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि इसीलिए ही कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो विटामिन B3, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो राइट आंसर क्या है, विटामिन B3। तो विटामिन B3 की कमी से जो है दोस्तों हमारा बाल सफ़ेद होता है। ठीक है, तो अगर बी जो विटामिन बी है दोस्तों, विटामिन अलग अलग प्रकार है, B12, ये सबका कैप्सूल बीच बीच में क्या होता है, एज बढ़ने के साथ ज़रूर लेना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की हार्मोन्स भी कहा जाता है, किस विटामिन को हार्मोन्स कहा जाता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी। तो ऑप्शन क्या है, विटामिन डी को क्या कहा जाता है, हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी एक हार्मोन है जो गुर्दे का उत्पादन करता है, जो रक्त कोशिका एकाग्रता को नियंत्रित करता है और प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। इसे जो है कैस्ट्रियोल या एग्रोकल्सिफेरॉल या कैल्सिडियोल और जो है कोलेस्ट्रेल या सेफिरॉल के रूप में भी जाना जाता है। और आप जानते हो विटामिन डी कहाँ से मिलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। तो विटामिन डी जो मिलता है दोस्तों वो कहाँ से मिलता है, सूर्य के प्रकाश से हमको मिलता है। ठीक है, सनलाइट से क्या मिलता है हमको, जो है विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी हमारे शरीर में जाने के पश्चात जो है दोस्तों, सूर्य का प्रकाश जाने के बाद हमारे शरीर में एक्टिव होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न है, स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब में क्या परिवर्तन होगा। तो दोस्तों हमारा क्या है, टेम्परेचर स्थिर है, टेम्परेचर को ना तो हम लोग बढ़ा रहे हैं ना तो क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो गैस का आयतन जब हम लोग क्या करेंगे, कम कर देंगे, मतलब उसको प्रेस करके हम लोग क्या करेंगे, उसको और कम करेंगे, तो यहाँ पास के अंदर के प्रेशर में क्या परिवर्तन आएगा, दाब में क्या आएगा परिवर्तन, तो आपको पता ही होगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नियत रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो अगर ग्राफ में बनाओगे तो क्या हो जाएगा, एक बढ़ाओगे तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपने बायल का नियम पढ़ा होगा दोस्तों, इसी को बायल का नियम कहा जाता है। बायल के नियम के अनुसार आदर्श गैस का दाब और आयतन के संबंध में बताता है। इसके अनुसार जो है दोस्तों, स्थिर ताप पर गैस का आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब देखिए ताप जो है, टेम्परेचर को हम लोग क्या कर दिए, स्थिर कर दिए, ना तो ताप को बढ़ा रहे हैं ना तो घटा रहे हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा, गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए हम लोग आयतन को V से दर्शा देते हैं, वॉल्यूम, ये जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दाब के, तो 1/, क्या लिख देंगे, P। ठीक है, प्रेशर तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब ये बराबर इक्वल नहीं है तो हम लोग क्या कर देंगे, प्रोपोर्शनल टू लगा देंगे। जब आयतन को बढ़ाएंगे तो दाब बढ़ेगा, अगर दाब को बढ़ाएंगे तो आयतन जो सॉरी व्युत्क्रमानुपाती बोल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, आयतन को बढ़ाएंगे तो हमारा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रेशर को जब हम लोग बढ़ाएंगे तो हमारा आयतन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, आप आसानी से समझ सकते हो। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर है 15, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो मास्टर ग्रंथि क्या कहलाता है, फ्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थाइलेमस है या पैराथायराइड ग्रंथि है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, आपका प्यूटरी ग्रंथि को ही क्या कहा जाता है, ऑप्शन ए, इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपने हम लोग बीच में भी पढ़ा था हाइपोथैलेमस, जो पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था। तो हाइपोथैलेमस किसको कहा जाता है, ये वाला एरिया है वो, उसको हाइपोथैलेमस कहा जाता है, और ये प्यूटरी ग्रंथि है, ठीक है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, मैं बताया था 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, कितना सा होता है, 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों प्यूटरिक के बारे में जान लेते हैं। स्थिति, यह जो है मनुष्य के नीचे भाग में लटकती हुई होती है, और रचना क्या है इसकी, सबसे छोटी अस्थि होती है। यह जो है लाल व भूरे रंग की होती है, इसका व्यास 12 mm होता है, और इसकी जो कार्य है वो है, यह शरीर के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और यह 2 भागों में बटा हुआ था, पहला जो भाग है आगे का भाग, और पीछे दूसरा भाग होता है पीछे का भाग। ठीक है, चलिए दूसरा भाग, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है, उसका ब्लड प्रेशर क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी घट जाता है, ऑप्शन सी स्थिर रहता है, ऑप्शन डी बढ़ता घटता रहता है। तो आपको पता ही होगा वो क्या होता है दोस्तों, ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि वो एकदम सुस्त अवस्था में चला जाता है, ना ही कुछ किसी भी चीज़ का उसको क्या होता है, टेंशन होता है, तो क्या हो जाएगा, रक्तचाप उसका कम हो जाता है।
अगला प्रश्न देख लेते हैं, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो अस्थि में दोस्तों केसिन, एल्बुमिन, ओमीन या कॉन्ड्रिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? केसिन। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो अस्थि में क्या वहाँ पाया जाता है? केसिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पानी और कॉर्ड चौक मतलब खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जाता है। आप चौक जानते हो ना, चौक जो हम लोग जिससे में लिखते हैं ब्लैक बोर्ड को व्हाइट कलर का, उसे। ठीक है, तो पानी और चौक के मिश्रण को पृथक करने के लिए कौन सा विधि है? तो अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या निस्पंदन के द्वारा। तो इसका दोस्तों क्या है? जो है अवसादन के द्वारा इसको आसानी से अलग किया जा सकता है। अवसादन मतलब क्या होता है दोस्तों? एक बीकर ले लीजिए, उसमें क्या कर लीजिए, आप पानी को डाल दीजिए। पानी को डालने के बाद क्या करोगे? आप चाक को भी डालिए, उसके बाद मिला दीजिए। मिलाने के पश्चात थोड़ी समय के पश्चात के लिए उसको छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? जो खड़िया हुआ रहा है वो नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे आकर तली में बैठ जाएगा, और इसे ही क्या कहा जाता है? अवसादन की जो है रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, वाष्पन में क्या होगा? भाप बन करके क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा। आसवन में भी क्या होता है? भाप बढ़ने के उड़ तो जाएगा, लेकिन ठीक है, जैसे क्या हुआ, यहाँ से भाप बन के उड़ेगा, तो भाप में से क्या करेंगे? उसी को हम लोग क्या करेंगे? जो है संघनित करके एकत्रित कर देंगे, तो वो क्या कहलाएगा? आसवन विधि कहलाएगा। निस्पंदन भी क्या है? अवसादन की ही एक प्रक्रिया, दूसरा मेथड है। ठीक है, तो दोस्तों जब भी क्या होता है, किसी भी तरल पदार्थ जैसे क्या हो गया, द्रव या गैस में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर के बैठ जाना अवसादन कहलाता है। ठीक है, अवसादन में क्या होता है? तरल में निलंबित कणों का लगने वाले गुरुत्वीय बल या अपकेंद्रित बल के कारण होता है। भूमि जो विज्ञान है उसमें अवसादन को प्रायः अपरदन के नाम के विपरीत क्रिया माना जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला, एनटीपी पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। एनटीपी मतलब क्या होता है दोस्तों? नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। उस स्थिति में किसी भी गैस का एक मोल का आयतन कितना होता है? तो वो होता है दोस्तों 22.4 लीटर होता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मोलर आयतन जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर किसी भी गैस, कोई भी आदर्श गैस है, उसमें एक मोल द्वारा जो घेरा गया होता है वही होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों? 22.4 लीटर आता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथनॉल किस नाम से जाना जाता है? तो मेथनॉल को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? रॉबिंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल या विकृत एल्कोहल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अब वुड एल्कोहल क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों मेथनॉल एक जो कार्बनिक यौगिक है। अब कार्बनिक यौगिक क्यों है? क्योंकि इसकी जो फार्मूला है उसमें कार्बन आ रहा है। ठीक है, कार्बन से मिलकर ही बना हुआ है। ठीक है, तो इसे मेथिक एल्कोहल भी कहा जाता है, कास्ट एल्कोहल भी कहा जाता है, कास्ट नेफ्था भी कहा जाता है, मेथिल हाइड्रेट भी कहा जाता है, और कास्ट स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको कास्ट एल्कोहल कहने का इसलिए रीज़न है क्योंकि दोस्तों यह जो प्रायः है लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होता है। भंजक आसवन आपको पता ही होगा, क्योंकि लकड़ियों से होकर के क्या होता है, वो गुजरता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये एल्कोहल प्राप्त होता है। कौन सा एल्कोहल? मेथिल एल्कोहल, जिसको क्या कहा जाता है? वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, कवक में संचित भोज्य पदार्थ होता है स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या सुक्रीज। तो इसका राइट आंसर क्या है? ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में भोज्य पदार्थ इकट्ठा होता है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रकाश की गति से चलने पर चंद्रमा पर लगभग कितने समय में पहुंचा जा सकता है? 13 सेकंड, 15 सेकंड, 40 सेकंड और जो है दोस्तों 20 सेकंड। इस क्वेश्चन को पढ़ते तक, ऑप्शन को बताते तक दोस्तों मैं चंद्रमा में पहुंच सकता था। ठीक है, अगर उतने ही जब प्रकाश की चाल से अगर मैं जाता तो राइट आंसर क्या है? 13 सेकंड। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती है क्योंकि? तो दोस्तों इसमें सब्जियां जल्दी पकने का क्या कारण है? कि सब्जियों को पानी की उपेक्षा भाप जल्दी उबाल सकती है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी है उच्च दाब क्वथनांक को कम कर देता है। ऑप्शन डी बोल रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जब दाब बढ़ने से क्वथनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, नारियल का फल होता है तो बेरी, नट, ड्यूपी या इनमें से कोई नहीं। तो आपने पता ही होगा दोस्तों कि नारियल का जो फल होता है क्या होता है? बेरी होता है, नट होता है, डूपी होता है या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक प्रकार का क्या है दोस्तों? बेरी होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। लेकिन दोस्तों उसमें अधिकतर में ऑप्शन में जो दोस्तों बहुत सारे बुक में आपको डूपी भी देखने को मिल जाता है। तो इसका दोस्तों डूपी भी आंसर अगर ऑप्शन में नहीं है तो डूपी में आप जो है टिक लगाइएगा। तो दोस्तों नारियल का जो पेय पदार्थ, खाद्य तेल एवं तेल के उपयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो फल का छिलका विभिन्न औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होता है तथा इसके अलावा इसके छिलके का जो है विभिन्न उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
इसके पत्ते एवं लकड़ी का भी सदुपयोग किया जाता है। इन्हीं उपयोगिताओं के कारण नारियल के कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। भारतवर्ष में नारियल की खेती एवं उद्योग के समेकित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा 1981 में नारियल विकास बोर्ड का भी गठन किया गया है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या, इसका उत्पादन लगातार बढ़ता गया और डिमांड भी बढ़ता रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। केल्विन पैमाने में किस बिंदु पर जल उपलब्धता होती है, उबलता है। केल्विन पैमाने पर किस बिंदु पर जल उबलता है? तो हमको पता है दोस्तों कि केल्विन में जीरो ताप जो है, 0 सेंटीग्रेड में वो कितने को कहा जाता है, हम जानते हैं 273 केल्विन को क्या कहा जाता है, 0 सेंटीग्रेड। तो हम जान देंगे दोस्तों कि हमारा 100 सेंटीग्रेड में हमारा पानी उबलता है, तो 100 सेंटीग्रेड करेंगे तो इधर भी 100 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा 373 केल्विन में क्या हो जाएगा, पानी उबलेगा। 373 कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिए कि 273 केल्विन हमारा क्या होता है, 0 सेंटीग्रेड होता है। अगर कम ज़्यादा करना है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, उसमें कम, जैसे ही प्रश्न में क्या कहा गया, जल उबालना है मतलब 100 डिग्री बढ़ाना है, तो क्या करोगे, इधर भी 100 बढ़ा दोगे। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो 273 केल्विन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। और दोस्तों कल का प्रश्न जो मैंने पूछा था कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग का बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु क्या है? तो वह धातु है दोस्तों आपका तांबा। ठीक है, अब आज का प्रश्न है आपके लिए, चमगादड़ किस वर्ग का प्रणाली है? मेमोरिया, यूथेरिया, प्रोटेथेरिया या कायरपेट्रा? ठीक है, कायरा पेट्रा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो चीज़ समझ नहीं आया है उसको कमेंट करके ज़रूर पूछिए। और जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर सब्सक्राइब करो। नोटिफिकेशन बेल आता है दोस्तों, उसको भी ऑन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने सोशल मीडिया में, प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। ये वीडियो पक्का पार्ट नंबर 3 था, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैथ्स के क्वेश्चन के लिए दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, मैथ्स का ट्रिक भी आपको ज़रूर देखे हुए। और मॉर्निंग में प्रतिदिन जो है दोस्तों करंट अफेयर के वीडियो पब्लिश हो जाता है, तो आप उसको भी ज़रूर चेकआउट करते रहिए, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं दोस्तों नए पार्ट के साथ, तो मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।